Good morning, students. We have completed up till here. Means we have completed import procedure as well as export procedure. So the next topic, main topic is export import documents. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर हम उन डॉक्यूमेंट्स, उन मेन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों प्रोसीजर में हम डिस्कस करते हुए आए हैं। हमने पढ़ा है कि एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का यूज़ करके अपने प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पर हम जिस भी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे वो ऑलरेडी हम प्रोसीजर में ऑलरेडी लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं, बट एज अ समराइज वे हम उसको देखेंगे। सो लेट्स सी विद द फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। मींस एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हमने जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में एक्सपोर्टर की तरफ से लगने वाले जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्पोर्ट बाद में है, तो अभी यहाँ प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स मींस एक्सपोर्टर की तरफ से लगने वाले मेन डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर को सबमिट करने होते हैं, लगाने होते हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट इज़ कॉमर्शियल इनवॉइस। आप सबको पता है कि व्हेन यू बाय द गुड्स और द प्रोडक्ट्स you have to take or the seller have to give the proper invoice or the bill, है ना। इनवॉइस या बिल जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई भी छोटा सामान आप लेते हैं तो प्रॉपर इनवॉइस कंप्यूटराइज्ड बिल या इनवॉइस आपको मिलती है। तो यहाँ पर जो हम कॉमर्शियल इनवॉइस की बात कर रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की है। कॉमर्शियल इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जो भी गुड्स एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर को सप्लाइड होगा उसकी सारी डिटेल्स होंगी। मीन्स द गुड्स or the products which is supplied by the exporter to the importer, these all are recorded. The informations are detailed recorded in this commercial invoice. ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर को जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड सप्लाई होगा उसकी डिटेल्स इस कमर्शियल इनवॉइस में होगी। इट इज़ द फर्स्ट एंड very important document which is made by the exporter. What are the details which is included in this invoice? Let's see कौन कौन सी डिटेल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले बायर और सेलर का नाम, दोनों का नाम, जिसने ख़रीदा है जिसने बेचा है, मीन्स द एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर। बायर एंड सेलर के नेम्स, गुड्स जो है उसकी हमारी क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी में ख़रीदा है और उसका प्राइस, डेट ऑफ सेलिंग, किस दिन आपका शिप हुआ है सामान। भाई अगर आपने अपने गुड्स के प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो शिप का यूज़ करेंगे, तो किस दिन आपकी शिप यहाँ से स्टार्ट हुई, किस दिन ट्रांसपोर्ट आपका कंप्लीट हुआ। मार्क्स मेड ऑन पैकिंग लिस्ट, पैकिंग एक्सेट्रा। पैकिंग जब आप करते हैं तो हर कंपनी या हर एक्सपोर्टर का अपना एक मार्क, अपना एक सिंबल होता है, तो वो पैकिंग लिस्ट पे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स कॉमर्शियल इनवॉइस में इंक्लूड होंगी। तो अब तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इट इज़ द बिल और इट इज़ द इनवॉइस which is made by the exporter. These documents include buyer and seller, names of buyer and seller, quantity and price of the product, date of selling, and marks made on packing by the exporter. It includes all the details which is supplied by the exporter to the importer. अब आप ये कहेंगे कि इसको बनाया क्यों जाता है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। हर चीज़ को पढ़ने का एक मोटिव है। बिज़नेस हम पढ़ रहे हैं या हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसका मोटिव है। हर चीज़ को करने का एक मोटिव एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको पढ़ने का या बिज़नेस को पढ़ने का, इंटरनेशनल बिज़नेस को पढ़ने का मोटिव ये है कि व्हेन इन फ्यूचर व्हेन वी डू एक्सटर्नल ट्रेड देन दीज थिंग्स विल हेल्प आउट टू यू। तब ये सारी चीज़ें, तब ये प्रोसीजर, तब ये कुछ चीज़ें जो आपने पढ़ा है वो आपको हेल्प कर सकती हैं इफ़ यू विल बी डू एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड इन फ्यूचर। ठीक है,
तो ये था हमारा इसका। अब कॉमर्शियल इनवॉइस का पर्पस क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं? ताकि एक्साइज कमिश्नर, कस्टम, टैरिफ्स, टैक्स, इंस्पेक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ क्लियर आउट हो सके। जब हम ये इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस बनाने का मतलब है कि अब तक के प्रोसीजर लाइक इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टम क्लियरेंस एंड एक्साइज कमिश्नरी पे की भी सिग्नेचर होती है। उससे ये पता चलता है कि जितने भी टैक्स टैरिफ्स थे वो आपने कंप्लीट कर दिए हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन आपके गुड्स या प्रोडक्ट का हो चुका है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये कमर्शियल इनवॉइस बनाई जाती है। और एक ये भी प्रूफ होता है कि इंपोर्टर को सेंड होती है ये कमर्शियल इनवॉइस, तो उसके पास सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आ जाती हैं इस कमर्शियल इनवॉइस के थ्रू। तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैकिंग लिस्ट। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको पता होगा कि हर प्रोडक्ट की एक पैकिंग होती है, और मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी बताया भी कि हर एक्सपोर्टर या हर कंपनी की अपनी एक पैकिंग या ट्रेड या मार्क या सिंबल होता है। तो जब वो पैकिंग करेंगे उस प्रोडक्ट की तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ द पैकिंग लिस्ट। मीन्स कि व्हेन यू आर गोइंग टू पैक योर प्रोडक्ट और टू पैक योर गुड्स, what are the things you should be include in the packaging? It is included in packing list. ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन द लिस्ट कंटेन्स द डेट ऑफ पैकिंग। अब क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी, देखिए डेट ऑफ पैकिंग, किस दिन आपने पैकिंग किया है, ऑर्डर नंबर, देखिए आपने जब ऑनलाइन आपने शॉपिंग किया होगा, सब करते हैं, कोई भी शायद भी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने नहीं देखा होगा या नहीं किया होगा, एवरीबडी नोज़। तो हर एक प्रोडक्ट या हर एक गुड्स का एक ऑर्डर नंबर होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट आप तक सही पहुंच जाए या कभी क्वेरी हो तो वो ऑर्डर नंबर आपका मेन जाना जाता है। मेन आईडी जो होती है वो ऑर्डर नंबर की होती है। तो किस दिन आपने पैक किया, डेट ऑफ पैकिंग, ऑर्डर नंबर, करस्पॉन्डिंग इनवॉइस नंबर, ये जो आप इनवॉइस यहाँ पर बनाएंगे इसका इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, बिल ऑफ लेडिंग भी हम आपको बता चुके हैं, अगर कोई डाउट हो तो हम आगे भी इसको रिवाइज करेंगे। फिर डिटेल्स ऑफ शिपिंग, जब आपने शिपिंग अपने जहाँ पर जिस शिप पे भी आप अपने गुड्स को लोड किया है उसकी डिटेल्स, मतलब किस कंपनी के शिप पे या शिप कैसा होगा, कहाँ से होके आएगा, क्या है उसकी डिटेल्स, डेट ऑफ सेलिंग, किस दिन आपका शिप वहाँ से चलेगा, कब तक पहुँचेगा, और डिटेल्स ऑफ गुड्स इन ईच पैक। एक बड़ा सा पैक है और छोटे छोटे उसमें कई सारे पैकेट्स इंक्लूड हैं, तो उनकी भी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स किस में इंक्लूड रहेंगी, पैकिंग लिस्ट में। और ये पैकिंग लिस्ट तब बनती है व्हेन यू आर गोइंग टू पैक योर प्रोडक्ट फाइनली। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए ये सारे काम, ये सारी ड्यूटीज़ किसको करने होते हैं, एक्सपोर्टर को। अब हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसको बनाने होते हैं, एक्सपोर्टर को। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल ऑफ लेडिंग। अभी हमने आपको बताया कि बिल ऑफ लेडिंग, जिसको प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। देखिए वही बिल ऑफ लेडिंग आ गया, और ये बिल ऑफ लेडिंग भी कौन बनाता है, एक्सपोर्टर। बस ये मान के चलिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं वो सब एक्सपोर्टर की तरफ से बनते हैं। तो व्हाट इज़ बिल ऑफ लेडिंग? तो जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो एक ऐसा ये इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सपोर्टर अपनी तरफ से इशू करके देता है किसको, इम्पोर्टर को। ये बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को किससे मिलती है, शिपिंग कंपनी से। देखिए हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप अपने शिप पे सारा सामान, जो भी आपने शिप बुक किया अपने गुड्स को लोड करने के लिए, जब आप अपना सारा गुड्स, सारा प्रोडक्ट उस शिप पे लोड कर देंगे, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तब जो शिप का कैप्टन है वो आपको, मतलब आपको मीन्स एक्सपोर्टर को मेट्स रिसिट इशू करेगा। ये मेट्स रिसिट इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपने शिपिंग कंपनी के सारे टैक्सेस, सारे पेमेंट कर दिए हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं सब कर दिया है। तो शिप का कैप्टन ये मेट्स रिसिट इशू करता है एक्सपोर्टर को। फिर एक्सपोर्टर ये मेट्स रिसिट ले जाकर किसको सबमिट करता है, शिपिंग कंपनी में।
जब शिपिंग कंपनी में ये मेड्स रिसिट ले जाकर एक्सपोर्टर सबमिट करता है तो शिपिंग कंपनी का जो ऑफिसर है, जो शिपिंग ऑफिस में जो ऑफिसर बैठा होगा, वो इस बिल ऑफ लेडिंग को इशू करता है। किसको देता है? एक्सपोर्टर को। याद रखिएगा, इसकी ट्रिपलेट मीन्स 3 कॉपीज होती हैं। बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करके देगा? किसको? शिपिंग कंपनी इशू करेगी एक्सपोर्टर को। कब करेगी? जब एक्सपोर्टर मेड्स रिसिट लाके शिपिंग कंपनी को देगा, तब ये शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है, जिसकी 3 कॉपी होती है। एक कॉपी एक्सपोर्टर को जाती है, दूसरी कॉपी इंपोर्टर को जाती है, तीसरी कॉपी कैप्टन ऑफ द शिप मीन्स शिप के कैप्टन को सेंड की जाती है। और बिल ऑफ लेडिंग इस चीज़ का प्रूफ होता है कि नाउ ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द shipping company, all the payments related to the shipping company has been completed and your goods has been loaded in the ship and it will be surely arrived in the importer's country. तो इस चीज़ का प्रूफ होता है बिल ऑफ लेडिंग, जिसकी 3 कॉपी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके तो और इसमें देखिए नीचे जो 3 पॉइंट्स दिया है, इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। बस जो आता है एग्ज़ाम में अगर आएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, ये पॉइंट समझना या तीनों पॉइंट्स को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिमेन बनाए बिल ऑफ लेडिंग का कि किस तरह से होता है। हालांकि आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, हम यहाँ आपको समझाए दे रहे हैं। शिप्ड इन अपैरेंट बिल ऑफ लेडिंग है, कौन इशू करके दे रहा है? शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर को, 3 कॉपी जिसकी होती है। शिप्ड इन अपैरेंट गुड कंडीशन एंड ऑर्डर बाय पेस इंटरप्राइजेस। पेस इंटरप्राइजेस कौन है? ये एक्सपोर्टर की इंटरप्राइजेस है जहाँ से गुड लोड हुआ है। तो पेस इंटरप्राइजेस ये नाम है एक्सपोर्टर के एंटरप्राइज का। एट मुंबई ये उसका एड्रेस है। इन द रिबल रेंजर्स वेयर ऑफ अरुण कपूर, अरुण कपूर एक्सपोर्टर का नाम है, इज द मास्टर फॉर द प्रेजेंट वोएज द 1000 cases of goods marked PE01 to be delivered। 1000 आपके गुड्स के क्वांटिटी है और ये शिप का नंबर है PE01 to be delivered in good order and conditions subject to the terms and condition। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे और ये यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि आपका गुड्स बिल ऑफ लेडिंग मतलब शिपिंग कंपनी जब ये बिल ऑफ लेडिंग देती है तो ये गारंटी देती है कि आपका गुड जो भी आप लोड कर रहे हैं उनके शिप पे वो सही कंडीशन में विद इंक्लूडिंग टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोर्टर कंट्री में पहुँच जाएगा। स्टेटेड ओवर लीव एट द पोर्ट ऑफ शिकागो, शिकागो मतलब इम्पोर्टर की कंट्री है ये। ठीक है, टू शैंक्स एंड कंपनी। अब शैंक्स एंड कंपनी कौन है? इम्पोर्टर है। ठीक है, देखिए इसी तरह से बनता है, इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेसिमेन दिया गया है। शिकागो इम्पोर्टर्स कंट्री है और शैंक्स एंड कंपनी ये इम्पोर्टर है, मतलब इम्पोर्टर की कंपनी है। एक्सपोर्टर की इंटरप्राइजेस कौन सा था? पेस इंटरप्राइजेस, जो कि मुंबई में था, और एक्सपोर्टर का नाम क्या है? अरुण कपूर। और देयर एजेंट्स अपॉन देयर paying the freight for the said goods with the primage and average। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेट का अमाउंट पे कौन करेगा? इम्पोर्टर मीन्स शैंक्स एंड कंपनी। फिर यहाँ स्टैम्प होता है फॉर GPR शिपिंग कंपनी, यहाँ डेट और उसका स्टैम्प। ठीक है, तो जिस दिन ये इशू होता है बिल ऑफ लेडिंग उसकी डेट यहाँ पर होती है। तो इस तरह का ये बिल ऑफ लेडिंग होता है। अब तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज एयरवे बिल। एयरवे बिल it is not different from बिल ऑफ लेडिंग। अगर हम एक तरह से कहें तो ये बिल ऑफ लेडिंग के बराबर ही होता है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बिल ऑफ लेडिंग के ही जैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का होगा, when you transport your goods means when the exporter transport the goods or the product through ship, then the exporter have to take a bill of lading from the shipping company. If the exporter will send or will transfer their goods or the product through air means through air transport, then this airway bill will be issued by the airways company। ठीक है, तो अगर कोई एक्सपोर्टर अपने गुड्स या प्रोडक्ट को
सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसपोर्ट करता है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तब ये बिल ऑफ लेडिंग बनेगा, क्योंकि वहाँ शिप का काम होगा तो शिपिंग कंपनी इंक्लूड होगी। तो बिल ऑफ लेडिंग कब बनता है? जब एक्सपोर्टर अपने गुड्स को एक जगह मतलब अपने कंट्री से दूसरी कंट्री, इंपोर्टर की कंट्री में ट्रांसफ़र करता है थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। और एयरवे बिल कब बनता है? जब एक्सपोर्टर अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स को इंपोर्टर्स कंट्री तक ट्रांसफ़र या सेंड करती है थ्रू एयरवे, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तब ये बिल ऑफ लेडिंग एयरवे बिल बनता है। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयरवेज देन इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ लेडिंग द एक्सपोर्टर गेट्स एयरवे बिल। तब क्या होगा? एयर ट्रांसपोर्ट का अगर आपने यूज़ किया है और एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एयरवेज के थ्रू आपका सामान जा रहा है, तब बिल ऑफ लेडिंग ना बन करके एयरवे बिल बनता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, सारी कंडीशन सब कुछ सेम। तो इट इज़ वेरी सिंपल और एग्ज़ाम में बहुत कम ही से पूछा जाता है, अगर पूछा ही जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग ही। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि इशू करती है कौन? इंस्पेक्शन, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी इस सर्टिफिकेट को इशू करके किसको देती है? एक्सपोर्टर को। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एजेंसी या गवर्नमेंट मेंबर्स जो होते हैं या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के जो भी मेंबर्स होते हैं, इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी and with the quality of the product, with the quality as per the demand of the importers, then export inspection agency will issue this certificate of inspection. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, this certifies that the exporter consignment has been inspected as per the specification of quality control and inspection act. अगर आपको याद हो तो जब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे थे तो ये 7th पॉइंट में मैंने आपको बताया था प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है कि हर एक कंट्री के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि क्या एक्सपोर्टर इंपोर्टर की डिमांड पे और जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उन्हीं क्वालिटी के अकॉर्डिंग बना रहा है सामान या नहीं। तो वहाँ पर भी हमने आपसे बताया था क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो भी एजेंसी है वो डिसाइड करेगी कि आपका गुड्स सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्वालिटी वाइज बेस्ट है या नहीं। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड देन दे विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। और यहाँ पर जिस हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, ये वही सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये भी ये जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है, ये भी इशू कौन करता है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी आफ्टर इंस्पेक्शन एंड गिव इट टू द एक्सपोर्टर। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये कौन इशू करता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इशू करके देती है एक्सपोर्टर को। 3 ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको ये राइट होता है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को इशू कर सकें। कौन कौन? चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये तीनों में से कोई एक अथॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करके देती है एक्सपोर्टर को। क्या होता है? इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से ये पता चलता है कि गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने यूएस ने हमको ऑर्डर दिया कि हमको इतनी जो है टी लीव्स या टी चाहिए। अब टी तो हमारी कंट्री में होती है और यहीं प्रोड्यूस होती है, तो हमने उसको पैक करके या जो भी प्रोसीजर होता है सब करके हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये अथॉरिटी जो हैं या ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इनके मेंबर्स आकर चेक करेंगे कि वाकई जो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली यहीं प्रोड्यूस हुई है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ही होता है ओरिजिनलिटी,
वो प्रोडक्ट जो आप इम्पोर्टर को सोल्ड कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप ही के पास प्रोड्यूस हुई है, आप ही ने मतलब हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है या नहीं, या आपने किसी और कंट्री से लाकर अपने मतलब परचेज़ किया और फिर इम्पोर्टर को आप रीसेल कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसी चीज़ का प्रूफ होता है कि द गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री। अगर किसी भी एक्सपोर्टर के पास ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है और ये सर्टिफिकेट मेन डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्टर का, ये सर्टिफिकेट अगर इम्पोर्टर कंट्री में वो सबमिट करेगा 2-3 और डॉक्यूमेंट के साथ, तो उसको कुछ टैक्स और टैरिफ में कंसेशन मिल जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये एक्सपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये इसी सर्टिफिकेट्स की हेल्प से उसका टैक्स और टैरिफ थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। तो ये होता है। अब नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद हमारा होगा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद होगा ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। देखिए अब तक जो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, बिल ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट लेक्चर में हम मतलब डिस्कस करेंगे। अब तक यहाँ तक हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स पढ़े वो सारे हमारे इम्पॉर्टेंट या प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बनते तो हैं और एक्सपोर्टर ही की तरफ से बनते हैं, लेकिन नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर बना लिया है तो ठीक है, और अगर नहीं बनाया तो कोई वो नहीं है। अगर उसको कंसेशन चाहिए, उसको कोई फ़ायदा चाहिए, कोई बेनिफिट चाहिए, तो उसको बनाना पड़ेगा। किसको? एक्सपोर्टर को। और नहीं बनाया तो कोई वो नहीं। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के, और ये सब हमारे ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट के। दोनों ही एक्सपोर्टर की तरफ से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आगे का हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।